नमस्कार साथियों, डिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज सीपीसी के ऑर्डर की आखिरी क्लास है। आज सीपीसी को समाप्त कर देंगे। सीपीसी हमने ऑर्डर 37 तक पढ़ लिया था। आज हम ऑर्डर 38-37 में हमने संक्षिप्त प्रक्रिया देखी थी। किन संक्षिप्त क्रिया के लिए, संक्षिप्त प्रक्रिया समरी प्रोसीजर के लिए कौन से न्यायालय कंपिटेंट है, किसको ये ऑर्डर लागू होता है। तो हाई कोर्ट, नगर सिविल न्यायालय और स्मॉल कोज एक्ट लघुवाद न्यायालय को ये लागू होता है, या कोई नोटिफाइड कोर्ट हो। या फिर किन मामलों को लागू होता है, तो आप मामले देखेंगे तो मामले के संबंध में बता रखा था कि विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज से संबंधित वाद, हुंडी से संबंधित वाद, प्रोमिसरी नोट वचन पत्र से संबंधित वाद, या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है या श्योरिटी है, उसके रूप में वादी या प्रतिवादी के द्वारा ऋण या धन की कोई मांग की गई है, उन पर यह लागू होता था। 10 दिन का लिमिटेशन पीरियड यहाँ जगह जगह पर बता रखा है। सभी प्रकार की लिमिटेशन 10 दिन की है। आज हम ऑर्डर 37 से शुरुआत करने वाले हैं कि निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की कहाँ की जा सकती है। कौन सा सेक्शन पढ़ा था आपने, जहां पर अनुपूरक कार्रवाइयां बता रखी थी सीपीसी के किस सेक्शन में, उसी को ये ऑर्डर आगे बढ़ाता है कि कहां पर अनुपूरक कार्रवाइयां, जो निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी और कुर्की है, उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया। रूल 38 ऑर्डर 38 रूल 1, उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से कब की जा सकती है। तो यदि प्रतिवादी फरार हो गया है, क्या हो गया, फरार हो गया है, तो प्रतिवादी से आप उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग कब कर सकते हैं, जब वो फरार हो गया या फरार होने वाला या संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर चुका है। इन 3 कंडीशन में कि या तो प्रतिवादी फरार हो गया है, या फरार होने वाला है, या संपत्ति का डिस्पोज ऑफ वेनन कर चुका है, तो उस कंडीशन में प्रतिवादी से प्रतिभूति की, उसके पर्सनल अपीयरेंस के लिए प्रतिभूति की डिमांड की जा सकती है। या प्रतिवादी भारत छोड़ने वाला है या डिक्री के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करेगा, तो इन सभी मामलों में उपसंजाति के लिए प्रतिभूति देने की मांग प्रतिवादी से की जा सकती है। रूल 1 के अंदर लिखा हुआ है। रूल 4, जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है, वहां प्रक्रिया। तो प्रतिवादी या तो प्रतिभूति देने में या नई प्रतिभूति लाने में असफल रहता है, तो उसको अधिकतम 6 माह का कारावास, ये अधिकतम 6 माह का सिविल कारागार दिया जा सकता है अगर वह प्रतिभूति पेश करने में असफल रहता है। या वाद की विषय वस्तु 50 रुपए से कम है, तो कारावास मैक्सिमम 6 सप्ताह तक हो सकता है। अगर वाद की विषय 50 रुपए से कम है, तो कारावास ये 6 माह की जगह 6 सप्ताह का ही अधिकतम कारावास हो सकता है। 6 वीक का हो सकता है। 6 वीक का और कहाँ पढ़ते हैं आप इमरजेंसी में पढ़ते हो कि जहां कोई इमरजेंसी का प्रावधान है, तो वो 6 सप्ताह के अंदर, इमरजेंसी में ही है क्या 6 सप्ताह का प्रोविजन? नहीं, इमरजेंसी में तो 1 माह के अंदर पेश करना होता है लोकसभा में। 6 सप्ताह के अंदर है विधेयक के मामले में कि जब आप बिल पेश करते हो, तो अध्यादेश जारी करते हो, तो उस अध्यादेश को विधानसभा सत्र में आने के बाद या पार्लियामेंट सत्र में आने के बाद 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करवाया जाना चाहिए, अन्यथा वो अधिनियम निरसित हो जाएगा, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 6 वीक का टाइम पीरियड को विशेष महत्व दिया गया है कानून में, 6 सप्ताह का टाइम पीरियड। ठीक है, मैं कोरिलेट इसलिए करता हूं कि आपको याद आता रहे कि कहां कहां पर ऐसा कुछ प्रोविजन है, टाइम पीरियड है। ऑर्डर 38 रूल 5 बात करता है कि संपत्ति पेश करने हेतु प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कब की जा सकती है। तो प्रतिभूति न देने पर उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। बाकी संपत्ति पेश करने के लिए प्रतिभूति देने की अपेक्षा प्रतिवादी से कर सकते हैं। अगर वह प्रतिभूति नहीं देता है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। एक बार इसको रीड कर लेना। हालांकि क्वेश्चन बनेगा तो यही रूल 1 से ही बनेगा। ऑर्डर 38 रूल 12 पर आना, कृषि उपज निर्णय से पूर्व कुर्क नहीं होगी, हेडिंग याद रखना। और रूल 13 कहता है कि लघुवर न्यायालय स्थावर संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकता। ये मैंने आपको जब ऑर्डर 21 रूल 72 पढ़ रहे थे, 82 पढ़ रहे थे, 80 या 82
वहां पर भी बताया था कि लघुवाद न्यायालय के पास स्थावर संपत्ति को कुर्क करने की शक्ति नहीं होती। तो रूल 12 और रूल 13 की हेडिंग देख लेना, ऑर्डर 38, रूल 1, रूल 4, रूल 5 को पढ़ लेना, रीड आउट किया कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट आदेश है यहाँ से ऑर्डर 35 से और 40 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट आदेश है। यहाँ हेडिंग का भी क्वेश्चन आता है, एक तो ऑर्डर 37 की हेडिंग का क्वेश्चन आता है, एक ऑर्डर 39 की। तो 37 39 दोनों में की हेडिंग्स का क्वेश्चन आता है और 39 के अंदर से हमेशा क्वेश्चन बन के आता ही है प्री के अंदर। ध्यान रखना, विशेष रूप से इस ऑर्डर को फोकस करना, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन निकल कर आता है। ऑर्डर 39 रूल 1 क्या कहता है कि वह दशाएं जिनमें टेम्परेरी इंजेक्शन दिया जा सकेगा, अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। कौन कौन सी दशाएं हैं कि यदि शपथ पत्र द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि विवादग्रस्त संपत्ति को कोई पक्षकार नुकसान पहुंचाएगा। क्या क्या परिस्थितियां जब आप टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकते हो कि यदि शपथ पत्र द्वारा वादी के द्वारा यह साबित कर दिया जाता है या प्रतिवादी के द्वारा कि जो विवादग्रस्त संपत्ति है उसको कोई पक्षकार नुकसान पहुंचा सकता है, या प्रतिवादी अपने लेनदारों को वंचित करने के लिए संपत्ति हटाने या वैनित करने की धमकी देता है। तो प्रतिवादी के द्वारा अपने लेनदारों को संपत्ति हटाने और वैनित करने की धमकी दी जाती है, या प्रतिवादी वादी को विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने की धमकी देता है। इन तीनों कंडीशन में कोर्ट के द्वारा टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। ऑर्डर 39 रूल 2 बात करता है कि संविदा भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश, कि कब संविदा भंग की पुनरावृत्ति या उसको जारी रखने से अवरुद्ध करने के लिए व्यादेश दिया जा सकता है। इसको एक बार रीड कर लेना, हेडिंग इंपॉर्टेंट है वैसे तो, पर एक बार अंदर से पढ़ लेना। ऑर्डर 39 रूल 2 बात करता है कि व्यादेश का भंग किया जाता है या उसकी व्यादेश की अवज्ञा की जाती है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो यहाँ साफ्ती की बात करता है कि अवज्ञा या भंग करने वाले व्यक्ति की एक तो संपत्ति को कुर्क कर लो, संपत्ति को कुर्क कर सकते हो। दूसरा उपचार आपके पास है कि 3 माह से अनधिक का सिविल कारागार, 3 माह से अनधिक का सिविल कारागार। में निरुद्ध करवा दो। तो अगर कोई अस्थायी व्यादेश का भंग करता है, उसकी अवज्ञा करता है, तो उसका परिणाम होगा कि उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और 3 माह या फिर 3 माह से अनधिक का सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है। संपत्ति अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही कुर्क हो सकती है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए ही कुर्की होगी। फिर भी भंग और अवज्ञा है तो संपत्ति को विक्रय कर दिया जाएगा। तो अधिकतम 1 वर्ष तक कुर्की। फिर भी अगर नहीं मानता है, व्यादेश का भंग करता है, व्यादेश की अवज्ञा करता है, तो यह कुर्की को समाप्त करके संपत्ति को विक्रय कर दिया जाए। ऐसा ऑर्डर 39 रूल 2A के अंदर लिखा हुआ है। ऑर्डर 39 रूल 3A पर आना, व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटाया जाना या टाइम पीरियड के लिए पूछा जाता है। एक बार इसको रीड कर लेना कि व्यादेश के लिए आवेदन किया गया तो न्यायालय के द्वारा कितने दिन के अंदर निपटाया जाएगा। ऑर्डर 39 रूल 6 पर बात करता हूं। ये इंटरलोक्यूटरी आदेश है कि अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति। आपसे पूछेगा कि सीपीसी के किस प्रावधान में अंतर्वर्ती आदेश का प्रोविजन किया गया। ऑर्डर 39 रूल 6, ऑर्डर 39 रूल 4, ऑर्डर 39 रूल 3, ऑर्डर 39 रूल 1। तो आप याद रखना कि 6 से लेकर और 10 तक आपके इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का प्रोविजन किया गया अंतर्वर्ती आदेश का। क्या होते हैं अंतर्वर्ती आदेश? किसी भी वाद की कार्रवाइयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो न्यायालय को कुछ आदेश करने पड़ते हैं ताकि संपत्ति की सुरक्षा की जा सके और अन्य प्रकार की जो कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न ना हो उससे बचाया जा सके। जैसे मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी स्पीडी और नेचुरल डिके है, शीघ्रता प्रकृति अवस्थाशील वस्तु है, टमाटर है, दूध है, अगर 2 दिन के अंदर नहीं बेचा तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं को सेल करवाना, कोई जंगम संपत्ति को सेल करवाना, तो अंतरिम विक्रय का निर्देश देने की शक्ति ये टेम्परेरी
सॉरी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, इनको अंतर्वर्ती आदेश कहा जाता है। तो अंतरिम विक्रय का आदेश देने की शक्ति ये क्या है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, अंतर्वर्ती आदेश है। ऑर्डर 39 रूल 7 को भी देखना आप, वाद की विषय वस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण आदि के लिए जो आदेश जारी किया जाता है वो भी अंतर्वर्ती इंटरलोक्यूटरी आदेश होता है। तो वाद की विषय वस्तु का निरोध किया जा सकता है, ठीक है, उसका परिरक्षण किया जा सकता है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है, किसी स्थान या भूमि में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है, कोई नमूना या प्रेक्षण का लिया जाना अधिकृत कर सकता है, ये सब इंटरलोक्यूटरी आदेश है। तो आप देख लेना कि ऑर्डर 39 रूल 1 से लेकर 5 तक तो आपके लिए टेम्परेरी इंजेक्शन के प्रोविजन है, और रूल 6 से लेकर 10 तक आपके लिए इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के प्रोविजन किए गए हैं। बहुत अच्छे से देख के जाना। अभी मैं सीपीसी समाप्त होगी जैसे ही मैं आपको बताऊंगा किन किन प्रोविजन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्री की तैयारी को कंसंट्रेट करें। ऑर्डर 40 रिसीवर की नियुक्ति हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहां से जो ये रूल 5 है इसको कम से भी कम अब तक 20 बार पूछा जा चुका है। कलेक्टर कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, ये कहां प्रोविजन किया गया है, या फिर इससे पूछते हैं कि कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले ऑर्डर 40 रूल 1 की बात करते हैं कि रिसीवर की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है। ऑर्डर 40 रूल 1 में क्या कहता है, कब नियुक्त करना, किस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, वाद लाने और प्रतिरक्षा करने के लिए। रिसीवर को किसी प्रॉपर्टी के संबंध में वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और क्या कर सकता है, संपत्ति को आपन का मतलब प्राप्त करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना, संरक्षण, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन करना, सुधार करना, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करना, या उससे जो किराया लाभ प्राप्त होते हैं उनका संग्रहण करना, उनको वेनन करना, खर्च करना, उस प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेजों को निष्पादन करने की आदि की शक्तियां रिसीवर को कोर्ट प्रदान कर सकता है। तो ऑर्डर 40 रूल 1 में रिसीवर की नियुक्ति है, यही रिसीवर की शक्तियां बता रखी है कि वो वाद ला सकता है, उस प्रॉपर्टी के लिए प्रतिरक्षा कर सकता है, संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, संरक्षण, परिरक्षण, सुधार, भाटक, लाभों का संरक्षण, संग्रहण और वेनन, दस्तावेजों का निष्पादन करने आदि की शक्तियां रिसीवर को कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। ऑर्डर 40 रूल 3 रिसीवर के कर्तव्य, इसको कर्तव्य की जगह आप लिख लेना रिसीवर के कर्तव्य। तो आपसे पूछेगा कि रिसीवर के कर्तव्य का प्रावधान कहां किया गया, ऑर्डर 40 रूल 3 में किया गया है। ऑर्डर 40 रूल 4 में अगर रिसीवर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जिस प्रॉपर्टी के लिए उसको रिसीवर बनाया उस प्रॉपर्टी के संबंध में जो कर्तव्य उसको दिए गए उनका पालन नहीं करता, तो रिसीवर से उसके कर्तव्यों को प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय रिसीवर की संपत्ति कुर्क कर सकता है और विक्रय कर सकता है। ये संपत्ति कुर्क और विक्रय किसकी होगी, रिसीवर की, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी के संबंध में कर्तव्य का पालन नहीं किया। वो प्रॉपर्टी कुर्क नहीं होगी जिसके लिए रिसीवर नियुक्त किया है। उस रिसीवर को व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया जाएगा, आपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो रिसीवर की खुद की संपत्ति कुर्क और विक्रय कर ली जाएगी। ऑर्डर 40(5) रिसीवर, कलेक्टर को कब रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है, जिला कलेक्टर को रिसीवर तब नियुक्त करेंगे जब संपत्ति राजस्व भूमि हो। कब करेंगे, जब संपत्ति राजस्व भूमि हो। ऑर्डर 40 रूल 5 में दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसकी हेडिंग का क्वेश्चन भी आता है और कब कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है, किस प्रॉपर्टी के संबंध में, जब प्रॉपर्टी क्या हो, रेवेन्यू लैंड हो। क्लियर है। ऑर्डर 41 पे चले, मूल डिक्रियों से अपील है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है, मूल डिक्रियों से अपील है, कहां पढ़ते हैं हम, सेक्शन 96 में। तो ऑर्डर 41 रूल 1 बात करता है कि अपील का प्रारूप क्या होगा, ज्ञापन के साथ साथ क्या दिया जाएगा। तो अपील हमेशा ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। ज्ञापन के साथ आपको निर्णय लगाना है। ज्ञापन में डिक्री पर आक्षेप का आधार लिखना होगा कि आपको डिक्री पर क्या आक्षेप है जिसकी आप अपील कर रहे हो, उस डिक्री पर आपको आक्षेप के आधार मेंशन करने होंगे। धन के संदाय की डिक्री में अपीलार्थी द्वारा अपील में विवादग्रस्त रकम जमा करवानी होगी या उसके लिए प्रतिभूति देनी होगी। अपील के संबंध में आपको ऑर्डर 41 रूल 1 में ये बातें
सुनने को पढ़ने को मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। एक और बार सुन लेना, अपील ज्ञापन के रूप में होगी, उसके साथ में जजमेंट अटैच करना है। ज्ञापन में आपको डिग्री पर ऑब्जेक्शन करना, आप आक्षेप का ग्राउंड लिखने हैं कि किस आधार पर आप डिग्री पर आक्षेप कर रहे हो। दंड के संदाय की डिग्री में अपीलार्थी अपील में विवादग्रस्त रकम जमा करेगा या उसके लिए प्रतिभूति देगा। ऑर्डर 41 रूल 5 बात करता है अपील न्यायालय द्वारा रोका जाना। तो अपील न्यायालय या प्रथम बार के न्यायालय द्वारा डिग्री का निष्पादन को रोक दिया जाएगा ताकि वो अपील करने के लिए समर्थ हो जाए। ठीक है, ये सब उसको डिग्री की रकम जमा कराने के लिए अपील न्यायालय, अगर मूल न्यायालय रोक रहा है तो अपील करने का पावर देने के लिए रोकता है कि वो अपील कर सके। अपील न्यायालय रोक रहा है तो संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करके और वो डिग्री की रकम जमा करा सके, इसके लिए वो सारी कार्रवाइयां रोकी जाती है। ठीक है, पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना। ऑर्डर 41 रूल 11 पे आइए। 37 नियम है, इसमें काफी ज्यादा नियम है। निचले न्यायालय को सूचना भेजे बिना अपील खारिज करने की शक्ति। तो हाई कोर्ट से बिन अपील न्यायालय अपील को खारिज करने के आधारों का कथन करते हुए जजमेंट देगा और निर्णय के अनुसार डिग्री लिखी जाएगी। तो हाई कोर्ट से बिन कोई भी अपील न्यायालय अपील को खारिज करने के आधारों का कथन करते हुए अपना जजमेंट दे सकता है और जजमेंट के आधार पर डिग्री लिख सकता है और निचले न्यायालय को सूचना भेजने की जरूरत नहीं है कि आपकी अपील खारिज कर। ऑर्डर 41 रूल 11A, समय जिसके भीतर नियम 11 के अधीन सुनवाई समाप्त की जाएगी। तो 60 दिन का यहाँ टाइम पीरियड है कि 60 दिन के अंदर आपको ऐसी सुनवाई समाप्त करनी है। ठीक है, ऑर्डर 41 रूल 17 पर आना। अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना। अपीलार्थी के व्यतिक्रम के लिए अपील का खारिज किया जाना। अगर अपीलार्थी व्यतिक्रम करता है तो अपील खारिज कर देंगे। पुनः ग्रहण, ऐसी अपील को पुनः ग्रहण कर सकते हैं। खारिज की गई अपील को वापस पुनः ग्रहण किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने अगर व्यतिक्रम किया है तो एक पक्षीय कार्रवाई कर देंगे। अपील में एक पक्षीय कार्रवाई कब करेंगे? जब प्रत्यर्थी द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है। ठीक है, 17 और 22 दोनों को अच्छे से देख के जाना, क्योंकि यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। रूल 22 पर आ जाओ। सुनवाई में प्रत्यर्थी डिग्री के विरुद्ध एक से आक्षेप कर सकेगा मानो उसने प्रत्यक्ष अपील की है। तो डिग्री के संबंध में सुनवाई में प्रत्यर्थी डिग्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकता है कि अपील आई, अपीलार्थी ने कुछ डिग्री के संबंध में अपील की, तो जो प्रत्यर्थी जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई थी वो डिग्री पर ऐसे आक्षेप कर सकते हैं कि मानो उसने प्रत्यक्ष रूप से अपील की हो कि सर मुझे डिग्री में ये चीजें कम दी गई, जबकि मैं मेरा वाद के ग्राउंड के आधार पर मुझे ज्यादा प्रतिकर मिलना चाहिए था। ऐसा कोई भी आक्षेप कर सकता है। तो सुनवाई में प्रत्यर्थी डिग्री के विरुद्ध ऐसे आक्षेप कर सकेगा मानो उसके द्वारा प्रत्यक्ष अपील की गई है। प्रत्याक्षेप कर सकेगा किसी भी विवादक पर, किसी भी इशू पर कि ये इशू मेरे पक्ष में डिसाइड किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी पर तामील से 30 दिन के अंदर ऐसा आक्षेप करेगा। या 30 दिन के अंदर आक्षेप वाला लाइन लिमिटेशन याद रखना। फिर ऑर्डर 41 रूल 43 कि मामले का अपील न्यायालय द्वारा रिमांड पर भेजा जाना। तो मामले को अपील न्यायालय मूल न्यायालय के पास प्रेषण कर सकता है, वापस भेज सकता है। किसके पास? मूल न्यायालय के पास। अगर अपील न्यायालय को लगता है कि वापस मूल न्यायालय के पास मामला रिमांड करना चाहिए, कोई इशू बनाकर दे देगा, वो सुन लेगा। ऑर्डर 41 रूल 27 अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना। हेडिंग देख लेना, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर 41 रूल 43 अपील न्यायालय की शक्तियां। हेडिंग देख लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। कौन कौन से रूल पढ़ने? रूल 1, रूल 5, रूल 11A, रूल 17, रूल 22, रूल 23, रूल 27, रूल 33, बस इतने से देख लेना। और 27 और 33 की तो 23, 27, 33 की तो हेडिंग देख लेना। ऑर्डर 42
हेडिंग देख लेना कि अपीली डिग्रियों की अपील है, बस इतना सा देखना। सेक्शन 100 से संबंधित है ये। ऑर्डर 43 आदेशों की अपीलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 104 में हमने पढ़ा था, किस किस की अपील पढ़ी थी वहां, 35A की पढ़ी थी, 91 92 की पढ़ी थी, और किसकी पढ़ी थी, किसी व्यक्ति को 95 में प्रतिकर दिलवा दिया जाता है तो प्रतिकर के विरुद्ध अपील कर सकता है, प्रतिकर के आदेश के विरुद्ध। किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना या गिरफ्तारी अधिरोपित की जाती है तो उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। और ए से किसी भी आदेश की अपील कर सकती है जिसके अपील नियमों द्वारा अनुज्ञात है। तो यहां बता रखे हैं ये नियम है, इस नियम के द्वारा जिन जिन की नियमों द्वारा अनुज्ञात है, तो ये रूल ऑर्डर 43 रूल 1 में बता रखा है कि इन नियमों में जो जो अपील बता रखी है उनकी अपील हो सकेगी। एक लंबी लिस्ट है कि निम्न आदेशों की अपील हो सकेगी, ऐसा ऑर्डर 43 रूल 1 में है। जैसे मैं बताता हूं किस किस की अपील होगी। वाद पत्र लौटाने का आदेश होता है, ऑर्डर 7 रूल 10 में, उसकी अपील कर सकते हो। वाद खारिजी को अपाफ्त करने के लिए आवेदन किया है, उस आवेदन को नामंजूर कर दिया, ऑर्डर 9 रूल 9 में, उसकी अपील कर सकते हो। एक पक्षीय डिग्री को अपाफ्त करने के लिए आवेदन किया था, उसको नामंजूर कर दिया, ऑर्डर 9 रूल 13 में, उसकी अपील कर सकते हो। ऑर्डर 11 रूल 21 में जो आदेश दिया था दस्तावेजों के प्रकटीकरण का आदेश का अनुपालन करने का आदेश था, उसको पर वाद खारिज कर दिया गया ऐसा, तो उसकी अपील कर सकते हो। ऑर्डर 11 रूल 21 के अंतर्गत वाद की उपशमन या खारिजी को अपाफ्त करने से इंकार करने का आदेश किया है, ऑर्डर 22 रूल 9 में, उसकी अपील कर सकते हो। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन किया था, उसको नामंजूर कर दिया, तो ऐसा निर्धन व्यक्ति ऑर्डर 43 रूल 5 और 7 में जो नामंजूरी का आदेश है उसकी अपील कर सकता है। निर्णयपूर्ण डिग्री और गिरफ्तारी ऑर्डर 38 रूल 2 3 6 इनकी अपील की जा सकती है। ऑर्डर 39 रूल 1 2 2A 4 10 इनके आदेश की अपील हो सकती है। ऑर्डर 41 रूल 19 21 में पुनः ग्रहण किया या पुनः ग्रहण करने से इंकार कर दिया तो ऐसे आदेश की अपील हो सकती है। ऑर्डर 41 रूल 23 के आदेश की अपील हो सकती है। ऑर्डर 47 रूल 4 में पुनर्विलोकन का आवेदन नामंजूर कर दिया, उसकी अपील हो सकती है। तो इस लिस्ट को याद कर लेना, यहां से आपसे पूछेगा निम्न में से किस आदेश की अपील नहीं हो सकती, तो आपको ये लिस्ट याद है कि इन आदेशों की अपील हो सकती है, इनके अलावा जो भी शामिल होगा उसकी अपील नहीं हो सकती, देख के जाना। ऑर्डर 43 रूल 1A को भी देख लेना। ये एक जो मेंस का क्वेश्चन बनता है, क्या समझौते की डिग्री की अपील की जा सकती है, कैसे की जाएगी, कब नहीं की जा सकती, क्योंकि लिखा हुआ ऑर्डर सेक्शन 46 में कि तीसरा प्रोविजन कहता है कि समझौते की डिग्री की अपील नहीं होगी। समझौते की डिग्री की अपील करने के लिए जो इनडायरेक्ट रास्ते हैं उन रास्तों पर एक मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहां ऑर्डर 43 रूल 1A इंपोर्टेंट हो जाता है कि डिग्री के विरुद्ध अपील में आप आदेश को आदेश के संबंध में आक्षेप करने का आपको अधिकार दे रखा है। ऐसा हमने सेक्शन में भी पढ़ा था कि जब आप डिग्री के विरुद्ध अपील करते हो तो वहां आदेश पर आक्षेप कर सकते हो कि आदेश नहीं किया जाना सकता। इस आधार पर कि ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए था या ऐसा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए था, आप आक्षेप कर सकते हो। समझौते की डिग्री की अपील में इस आधार पर प्रतिवाद किया जा सकता है कि वो समझौता अभिलिखित किया ही नहीं जाना चाहिए था, इस आधार पर आप आक्षेप कर सकते हो। तो समझौते की डिग्री की अपील कर रहे हो जब आप, तो अपील का आक्षेप ये हो सकता है कि इस प्रकार का समझौता अभिलिखित ही नहीं किया जाना चाहिए था, इस आधार पर आप समझौते की डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं। सामान्यतः समझौते की डिग्री की अपील नहीं होती। ऑर्डर सेक्शन 96 का 3rd क्लोज ये बात कहता है, पर यहाँ कहता है कि आप डिग्री की अपील में ये कह सकते हो कि ऐसा समझौता जिस पर ये डिग्री आधारित है वो समझौता नहीं किया जाना चाहिए था, इस आधार पर आप आक्षेप कर सकते हो उस डिग्री पर। ठीक है, इसके साथ हम ऑर्डर 23 में भी जहां समझौते के संबंध में बात की गई है उस पर भी हम साथ में ऐड करेंगे जब मेंस का आंसर लिखना होगा। ऑर्डर 44 हेडिंग कर लेना। ऑर्डर 45 हाईकोर्ट द्वारा अपीलें, हेडिंग कर लेना। टाइम पीरियड याद रखना कि आवेदन का या आवेदन करना होता है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, तो ऐसा आवेदन का निपटारा 60 दिन में करना होगा। 60 दिन में निपटारा किसका? प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का, या लिख देता हूं प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का।
कहां पर ऐसा प्रमाण पत्र? संविधान के आर्टिकल 134 ए में लिख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी अपील करोगे तो हाई कोर्ट उसके लिए प्रमाण पत्र देगा। तो ऐसा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन को 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। प्रतिभूति डिग्री की तारीख से 90 दिन के अंदर अतिरिक्त हेतु प्रस्तुत करते हो तो 60 दिन के अंदर दर्शित करनी होगी, प्रतिभूति देनी होगी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए। यह प्रमाण पत्र देने से 6 सप्ताह का टाइम देगा। एक बार इसकी लिमिटेशन चेक करने लेना। ऑर्डर 45 की कभी कभी पूछी जा सकती है जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। ठीक है, छोटा सा है। चलो मैं एक बार बोल देता हूं इसकी लिमिटेशन कि जब आप प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर रहे हो तो इस आवेदन का 60 डेज के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रतिभूति है वो डिक्री जारी करने की तारीख से 90 दिन के अंदर आपको जमा करानी होगी। अतिरिक्त हेतु दर्शित करने पर 60 दिन का अतिरिक्त टाइम दिया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र दिया है आपको पेश करने का, उसके 6 सप्ताह के अंदर ऐसी प्रतिभूति सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए देनी होगी। ऐसी टाइम पीरियड यहाँ दे रखा है। निर्देश निर्देश कहां पढ़ा था? सीपीसी में हमने पढ़ा 113 में, सीआरपीसी में हमने पढ़ा 395 में। ठीक है, तो निर्देश क्या होता है? सुप्रीम कोई भी न्यायालय जिसको लगता है कि कोई विधि, कोई अधिनियम, अध्यादेश या कोई और विधि की लिखत है, उसकी विधि मान्यता का कोई प्रश्न है, वो उसके सामने प्रश्न करते हैं और न्यायालय उस पर कोई राय नहीं बना पा रहा है कि इसको किस प्रकार इंटरप्रिटेट करना चाहिए, हाई कोर्ट के सामने भेज दो। हाई कोर्ट उस पर निर्देश दे देगा, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन कर लो। ऑर्डर 46 की हेडिंग इंपॉर्टेंट है और रूल 7 पे कि लघुवाद न्यायालय को अधिकारिता संबंधित भूल के अधीन अगर कोई कार्रवाइयों का पुनरीक्षण के लिए हाई कोर्ट को, अगर लघुवाद न्यायालय है वहां की अधिकारिता संबंधित भूल के अधीन कोई कार्रवाइयां कर दी तो उसके पुनरीक्षण के लिए हाई कोर्ट को जिला न्यायालय द्वारा निवेदन किया जा सकता है। जिला न्यायालय निवेदन कर सकता है कि हाई कोर्ट को क्या निवेदन करेगा कि मेरे नीचे एक लघुवाद न्यायालय है, उसने गलत अधिकारिता का प्रयोग कर लिया, इस पर आप रिवीजन कर लो। तो लघुवाद न्यायालय में अधिकारिता संबंधित भूल के अधीन की गई कार्रवाइयों का पुनरीक्षण के लिए हाई कोर्ट को निवेदन करने की जिला न्यायालय की शक्ति होती है। हाई कोर्ट को पुनरीक्षण के लिए निवेदन करता है, कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे कोर्ट करता है। क्लियर है? ऑर्डर 46 रूल 7 को एक बार रीड कर लेना अगर मेरी बात समझ नहीं आती है। ऑर्डर 47 रिव्यू, हेडिंग इंपॉर्टेंट है रिव्यू की। ठीक है, रिव्यू के लिए सेक्शन कौन सा पढ़ा था हमने? 114। और सीआरपीसी में कहां है रिव्यू? बताइए, मुझे तो याद नहीं आ पा रहा है कि नहीं है। सीआरपीसी में रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है, केवल और केवल रिवीजन का प्रोविजन है 397 में। और ये एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरपीसी में क्या नहीं है। वहां आपको अपील है, रिव्यू है, निर्देश है, रिवीजन है, ऐसा पूछते हैं। कई बार हम भ्रमित होकर कराते हैं। तो रिव्यू क्या होता है कि किसी न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का वापस उसके द्वारा रिव्यू करने के लिए आवेदन किया जाता है। तो रिव्यू हमेशा उसी न्यायालय के द्वारा किया जाता है जिसने जजमेंट सुनाया था, वो अपने जजमेंट का, अपनी कार्यवाहियों को रिव्यू करता है। ऑर्डर 47 रूल 1, निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन। तो अपील अनुज्ञात है, किसी मामले में अपील अनुज्ञात है और आपने अपील नहीं की, या किसी मामले में अपील ही अनुज्ञात नहीं है, या लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर दिया गया विनिश्चय था, तो ऐसे विनिश्चय से, ऐसे निर्णय से पुनर्विलोकन के लिए उसी न्यायालय को आवेदन किया जा सकता है जिस न्यायालय ने ऐसा विनिश्चय दिया है, जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है या अपील अनुज्ञात थी, आपने अपील नहीं की। तो ये पुनर्विलोकन के 3 आधार है कि अपील अनुज्ञात थी पर आपने नहीं की, या अपील को ही अलाउ नहीं किया गया था, या लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर दिया गया विनिश्चय था, तो उसका पुनर्विलोकन के लिए न्यायालय से आवेदन कर सकते हैं। ऑर्डर 47 रूल 4, आवेदन कब नामंजूर कर दिया जाएगा? कि 2 या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा गठित न्यायालय में रिव्यू का आवेदन किया, उनमें से किसी एक न्यायाधीश द्वारा सुना गया जिन्होंने निर्णय दिया था। 2 या अधिक न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में रिव्यू के लिए आवेदन।
अच्छा, दो या दो से अधिक जज के द्वारा जो न्यायालय गठित किया जाता है, वहां आप रिव्यू का आवेदन कर रहे हो तो उनमें से किसी भी एक न्यायाधीश द्वारा सुना जाएगा जिसके द्वारा वो निर्णय दिया गया था। तो जहां दो या अधिक न्यायाधीश है वहां आप रिव्यू के लिए आवेदन कर रहे हो तो ऐसा रिव्यू का आवेदन उनमें से कि उसी न्यायाधीश द्वारा सुना जाएगा जिसने वो जजमेंट दिया था। ऑर्डर 47 रूल 6 को देखना आप, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कब नामंजूर कर दिया जाएगा। तो एक या अधिक जज है, दोनों की राय बराबर रूप से बटे हुए हैं राय में, जैसा कि कल आप लोग बट गए थे आईपीसी के पेपर को लेकर कि आईपीसी का पेपर कब करवाया जाए। तो ऐसे अगर एक से अधिक जजेज हैं, राय में बराबर बटे हुए हैं, तो आवेदन नामंजूर कर दिया जाएगा। और जहां बहुमत है तो बहुमत के आधार पर राय को भी निश्चित कर दिया जाएगा। तो बराबर है, अगर पुनर्विलोकन को लेकर राय बराबर है कि पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए, चेंजिंग किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इसके संबंध में अगर राय बराबर बढ़ गई है तो ऐसा पुनर्विलोकन के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाएगा। पर बहुमत है तो बहुमत के हिसाब से निर्णय देते। नामंजूरी का आदेश अपीलीय नहीं होगा, ठीक है। तो नामंजूरी का आदेश, जो आपने पुनर्विलोकन का आवेदन किया उसको नामंजूर कर दिया, ऐसा नामंजूरी का आदेश से कोई भी अपील नहीं होगी, परंतु आवेदन को मंजूर करने के आदेश की अपील में आक्षेप किया जा सकता है कि जो आपने आवेदन मंजूर किया था उसके आदेश के संबंध में आप अपील कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा आक्षेप किया जा सकता है। ऑर्डर 47 रूल 9, कुछ आवेदनों का वर्जन। तो पुनर्विलोकन के आवेदन पर कोई आदेश किया है या पुनर्विलोकन में पारित डिग्री है या पुनर्विलोकन के आदेश का पुनर्विलोकन का आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्या क्या नहीं होगा कि पुनर्विलोकन के आवेदन पर कोई आदेश किया है या पुनर्विलोकन में पारित कोई डिग्री है या आदेश है, उसका वापस पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो रिव्यू ऑर्डर का रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन कहां पर किया गया है? ऑर्डर 47 रूल 9 में। एक मिनट रुकना। फिर आप ऑर्डर 48 हेडिंग देख लेना, हेडिंग में मत देखना। ऑर्डर 39 हेडिंग देख लेना, 49 सॉरी, ऑर्डर 50 हेडिंग, ऑर्डर 51 हेडिंग देख जाना इन तीनों के, बाकी कुछ नहीं देखना। अब मैंने आपको बता दिया, पहले मैं बताता हूं कि कहां से क्वेश्चन आएंगे। एक तो आप परिशिष्ट देखने के जाना, प्लीडिंग के परिशिष्ट ए में दे रखे हैं, ठीक है। आदेशिका प्रोसेस के परिशिष्ट अपेंडिक्स कहां दे रखे हैं? बी में। सी में आपके डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एडमिशन, प्रकटीकरण, निरीक्षण, स्वीकृति के प्रारूप है। डी में डिक्री के, ई में एग्जीक्यूशन के, एफ में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के, जी में अपील, रिव्यू और इंस्ट्रक्शन के, सॉरी रिफरेंस के, अपील, रिव्यू और रेफरेंस के। और ये देख लेना, इनकी हेडिंग्स देख लेना, जेलों में अक्सर पूछे जाते हैं। और कभी कभी क्या करता है, जैसे पिछली बार आरजीएस प्री के पेपर में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से उसने न्यायालय फीस पूछ ली थी। तो ऐसा कई बार कई मिसलेनियस प्रोविजन पूछा जाता है, प्रारूप पूछ लेते हैं, फीस पूछ लेते हैं। तो इनको देख के जाना कि ये जो 4-5 प्रारूप है इनमें से कोई प्रारूप पूछा जा। ये प्रारूप वगैरह हो गया। इसके अलावा आप 1976 के अमेंडमेंट, 1999 के अमेंडमेंट और 2002 के अमेंडमेंट देख लेना। मैं भी कराऊंगा, पर मैं सभी अमेंडमेंट और सभी केस लॉज को एक साथ कराऊंगा। इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, केस लॉज का कलेक्शन कर रखा है। और लास्ट में थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, एच जैसा बाकी कराते हैं। अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कहां से आएंगे। आपको रिवर्स ले चलता हूं
तो रिवर्स में आप देखो कि एक तो आपको किस किस सेक्शन पर फोकस करना है। ऑर्डर बता देता हूं पहले। ऑर्डर 6, 7, 8 से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आप ऑर्डर 6, 7, 8 के बाद आप देखना ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 के अलावा आप ऑर्डर 17 को पढ़ना, 19 को पढ़ना, 20 को पढ़ना, 21 को शॉर्ट में बता दिया वैसा पढ़ लेना। इसके बाद आप 21 के बाद 23 देख लेना। 26 ज्यादा मैं तो नहीं रखता, पर देख जाना, कई बार उलझ जाता है। उसके बाद आप 32, 33 को बहुत महत्व देना। 35 से लेकर और 40 तक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। यहां से और यहां से दोनों से एक एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, ऑर्डर 32, 33, ऑर्डर 35 से 40 से एक एक क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर 41 के बाद से तो आपका 43 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। यही ऑर्डरों में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। एक आध क्वेश्चन यहां से होगा, एक आध क्वेश्चन यहां से होगा, और एक एक क्वेश्चन यहां से होगा। ऑर्डर से 4 क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावना है। सेक्शन पर कंसंट्रेशन करते हैं कि सेक्शन से कहां से क्वेश्चन आएगा। कहीं बच्चे को लेकर बात करते हैं कि सर टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, कुछ सलाह दीजिए। मैं बात करूंगा आप लोगों से 1-2 दिन में, आज नहीं कल तो करूंगा ही, मैं समय निकाल रहा हूं आप लोगों के लिए कि जैसा भी होता है। आप सबसे पहले तो आप परिभाषा खंड को देखना, सेक्शन 2 को। ये सेक्शन है जो मैं लिखकर बता रहा हूं, 2 को देखना। 2 के अलावा आप देखना सेक्शन 9, 10, 11, 9, 10 और 11। उसके बाद आप देखना 15 से लेकर और 25 तक देख लेना। छोटी छोटी बातें इनमें, एक एक 2-2 लाइनों की बातें हैं। देखने का जो मेरा पढ़ाने का तरीका था, उसी पढ़ाने के तरीके पे देखना बस। उसके बाद आप सेक्शन 32 देख के जाना, 35A, 35B, 37, 38, 39, 42, 42 के बाद आप 46 देख लेना। उसके बाद आप 50, 52 देखना। 50, 52 के बाद 55, सॉरी 55 नहीं, 58 और 60। और आगे यहां बता देता हूं 60 के बाद 60 के बाद आप देखो 74, 75, 77, 79 से 82 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 89 से लेकर और आप चले जाइए 104 तक। फिर उसके बाद 113 से लेकर 115। उसके अलावा फिर आप देखिए 137 से लेकर 148 तक को वेटेज देना। उसके अलावा 151 और 153B, यहां से ही क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए जहां तक मेरा आइडिया है। आप इतने भी सेक्शन देख के जाते हैं तो हो सकता है कि आपके 8 क्वेश्चन सीपी से आ रहे हो, 9 क्वेश्चन आ रहे हो, एक आध क्वेश्चन आपका छूट सकता है, बाकी लगभग 7-8 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ये सिलेक्टेड पोर्शन है जहां से अधिकांश क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं आज थोड़ा स्वस्थ फील कर रहा हूं और स्वास्थ्य ठीक है, पैर का दर्द भी ठीक हो गया है काफी हद तक। 20-30% ही थोड़ा बहुत दिक्कत है और मेरी कोशिश है
कि एज पर टेस्ट शेड्यूल आपकी क्लासें ली जाए, क्योंकि कई बच्चों की शिकायत आ रही थी, सर आप डेली टारगेट दे रहे हैं, टारगेट अलग चल रहा है, आप पढ़ा अलग चीज रहे हो, टेस्ट अलग चल रहा है, तीनों चीजों के बीच कॉम्बिनेशन नहीं है, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। मैं थोड़ा सा ये बात से एग्री भी हूँ कि मेरे टारगेट अकॉर्डिंग टू टेस्ट और अकॉर्डिंग टू डेली टारगेट के अकॉर्डिंग क्लास और टेस्ट वगैरह मैनेज होना चाहिए था। मैं प्रयास करूंगा कल से कि सारा कुछ वैसा ही मैनेज हो। अभी समय मिलता है तो मैं एक हिंदी की क्लासेज जो रिकॉर्ड करूंगा, बाकी कल से मैं कंटिन्यू सारी चीजों को बराबर लेकर चलने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने एक वैल्यूएबल समय दिया मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जेजे एक्ट पढ़ा दूं। आपकी आईपीसी की डिमांड काफी ज्यादा है, मैं जानता हूं आईपीसी की डिमांड है, पर मैंने आईपीसी का बेयर एक्ट किसी व्यक्ति को दिया था और वो बेयर एक्ट मेरा खो गया, वापस नहीं आया। मैंने सबसे पूछ भी लिया, पता नहीं, मुझे याद नहीं किस व्यक्ति को मैंने दिया, और बेयर एक्ट नहीं आया तो मुझे नए बेयर एक्ट से पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपना 2-3 दिन का टाइम चाहिए कि मुझे नए बेयर एक्ट से आईपीसी पढ़नी की, और नए बेयर एक्ट के साथ हम हैबिचुअल नहीं हो पाते। पुराने बेयर एक्ट में हमारी सब चीजें पॉइंट लिखे होते हैं कि इस जगह से ये इंपॉर्टेंट है, तो वहां मुझे 3-4 दिन चाहिए, उसके बाद मैं आईपीसी पढ़ा दूंगा। वैसे भी आपका आईपीसी का टेस्ट कल कंडक्ट हो रहा है, कल रात को 8-9-10 बजे जो भी टाइम दिया है टीम ने उतने बजे हो जाएगा। तो आप आईपीसी का टेस्ट अगर रोको तो 10-12 दिन रुक जाओ, उसके बाद दे लेना। अभी मैं जैसे आईपीसी अपने स्तर पर कंप्लीट कर लेता हूँ। आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मेरे साथ ये दिक्कत है कि दोनों के ही मेरे रजिस्टर्स खो चुके हैं जिनमें मैंने पढ़ा था बेयर एक्ट में, और मुझे वापस इनके लिए 5-7 दिन खर्च करके पढ़ना पड़ेगा, वहां से पॉइंट निकालने पड़ेंगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वहां थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी मैं कोशिश करता हूं कल जेजे एक्ट के साथ हम शुरुआत करें और जेजे एक्ट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कल के दिन में ही। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए। अभी अगर हिंदी की क्लास लेता हूं मैं रात को 10-11 बजे तक, जितनी बजे तक मैं ले पाता हूं, तो मैं वाक्य टॉपिक पढ़ाऊंगा, वाक्य को थोड़ा पढ़ लेना, देख के आना। ओके, थैंक यू सो मच।